क्लास में हम पढ़ेंगे MCS 022 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। इसके अंदर हम यूनिट 1 कर चुके हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से शुरू है हमारा यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास में है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे जो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख पाते हैं वो कैसे आया, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर स्केच ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में यानी कि आज के लेक्चर में देखेंगे। एक्चुअली हम इतने हैबिचुअल हो गए कि तो सबसे पहले है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, सबसे अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो यूजर को हेल्प करता है मशीन से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, मशीन वो किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं तो वो हमें हेल्प करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर सिस्टम से, इन डिवाइस से क्या कर सके, बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, उसको बता सके कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस तरीके से हेल्प करता है। Operating system lies in the categories of system software. It is basically manage all the resources of the computer. An operating system act as an interface between the software and different part of the computer or computer hardware. The operating system is designed in such a way that it can manage the overall resources and operation of the computer। कि जितने भी आप सिस्टम पे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, यानी कि और कोई भी रिसोर्स शेयर कर रहे हो, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही इन सारी चीजों को मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे अगर आपने कभी एप्पल का कोई फोन यूज किया है या फिर एप्पल के जो आपके पास में वो होते हैं टैबलेट्स वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, मैक ओएस लगा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है अगर आपने आईफोन यूज किया है उसके अंदर क्या होता है, आईओएस लगा होता है। ऐसे ही क्या है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग तरीके से काम करता है। ऐसे ही हमारे पास में जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज विंडोज। उसके बाद में एंड्रॉइड जो हम अपने फोन में यूज करते हैं, बीएसडी और ओडी, ये भी हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीन से कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करता है। अब ये जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका कुछ बेस होगा, मतलब क्यों हम उनको अलग कर रहे हैं। जैसे मैक है वो अपनी सिक्योरिटी के बेसिस पे उसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है कि हम सिर्फ अपने ही सारी चीज को कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए उसने अलग बनाया है। ऐसी जो लाइनेक्स है और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये अलग तरीके से काम करता है। तो सब जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कुछ 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 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी कुछ कुछ खासियत है। ठीक है, ऐसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने पर्टिकुलर सिस्टम को अरेंज करने में। जैसे आपके पास में फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, आपके पास में आपका जो मतलब सिक्योरिटी को हैंडल करने वाला होता है, एंटीवायरसेस वगैरह, वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को हेल्प करते हैं चलाने के लिए। ठीक है, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपके पास में अगर आपने सुना हो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के पर्पस को फुलफिल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में अगर आप यूट्यूब देखो तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो ऐप। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे
क्या बोलते हैं, आप अगर वीडियो सुनते हो तो वीएलसी प्लेयर अगर आपने सुना हो, तो वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इन दोनों से कम्युनिकेट करके हम क्या कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है, उनको सिस्टमाइज तरीके से अरेंज करता है कि कब आपको कौन सा सिस्टम यूज करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनकी ऐसी वर्किंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसकी ही हेल्प से, ठीक है, हम क्या कर पाते हैं, सीपीयू, रैम या फिर आईओ को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि ये तो हार्डवेयर डिवाइस है ना। अगर आप इनको टच करोगे या फिर इनको कुछ कहना चाहोगे तो ये नहीं समझेंगे, तो इनको समझाने का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से हम कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है? देखो, जब तक आप बताओगे मुझे नहीं समझ में आएगा आपको समझ आया या हाँ नहीं जी आया। मैम। ठीक है, उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, स्टार्टिंग में सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, उसके बाद में बैच प्रोसेसिंग आने लगे, और अब जो हम यूज करते हैं दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके इनको समझते हैं कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले कैसे आते थे, अब कैसे आते हैं, ये चेंज क्यों करने पड़े हमें, ये चीज समझेंगे। तो जो हमारे प्रोसेसिंग होते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम are those which perform all the instruction into a sequence manner, or the instruction who those are given by the user will be executed by using the FIFO manner, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सीरियल वाइज हम काम करते हैं, पहले जो आया है उसका काम पहले किया जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि आपका कोई प्रोग्राम है या कुछ भी आपको अगर एग्जीक्यूट करना है, तो उसका एक प्रॉब्लम होगा। अब उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट्स करे जाएंगे। ठीक है, उन प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शन में ब्रेक किया जाएगा। जब ये इंस्ट्रक्शन बनेगी तो जो हमारा प्रोसेसर होगा वो एक एक करके इन इंस्ट्रक्शंस को समझेगा और उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन इसके पास आएगी, उसको सॉल्व करेगा, उसका आंसर निकाल के उसको बाहर रख देगा। ठीक है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन आएगी, उसको सॉल्व करेगा, फिर थर्ड आएगी, उसको सॉल्व करेगा, फोर्थ आएगी, उसको सॉल्व करेगा, ऐसे धीरे धीरे करते करते ये लास्ट तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद में हमारा आंसर हमें मिलेगा कि एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम थी वो किस चीज को सॉल्व करने के लिए थी। तो जो हमारी सीरियल प्रोसेसिंग होती है उसमें इस तरीके से काम होता है, सीरियल वाइज की एक के बाद दूसरा काम किया जाएगा। उसके बाद है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक ही सिमिलर टाइप की जॉब को इकट्ठा किया जाता है, फिर जो भी हमारे पास में सिमिलर टाइप की जॉब्स होंगी उनको एक एक बैच में कलेक्ट कर दिया जाता है, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, एक तरीके की प्रॉब्लम को एक साइड में रख देंगे। जैसे अगर मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैथ्स के उसमें रख देंगे, अगर सी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका एक अलग बैच बना देंगे, अगर जावा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जावा का एक अलग बैच बना देंगे, फिर उन प्रॉब्लम्स को हम एक एक बैच के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बैच प्रोसेसिंग, अ बैच operating system works by accepting jobs from user, accepting them on one at a time and then returning the result to the user. This processor allows multiple users to use the computer at the same time without having to wait for each other। कि यहाँ पर अब देखो क्या है, मल्टीपल जॉब्स, यानी कि एक ही टाइप की जॉब जब एक में जा रही है एक बैच में, तो वहां पर एक टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पा रहे हो, मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं ना, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी डिले और वेट के। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग, जहां पर मल्टीपल यूजर्स की जॉब होती है, उनके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, जिसकी बेसिस पे हमें ये पता चल जाता है कि सेम टाइप की जॉब्स कौन सी है, फिर उसका एक बैच बना देते हैं, फिर उसको कंप्यूटर में डालकर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दूसरा बैच बनाया, फिर उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई और एक दूसरे को वेट भी नहीं करना पड़ा। तो ये 1917 के अप्रोक्स चलती थी, लेकिन अब इनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग इज द मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन
वन सीपीयू, एक ही सीपीयू के अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स यहाँ पर रन कर रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग इज मल्टीपल टास्क प्रोसेस रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन वन सीपीयू एंड मल्टी थ्रेडिंग इज मल्टीपल थ्रेड्स लाइट वेट प्रोसेस रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन वन सीपीयू। मतलब ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसके बाद ही हमारे पास मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग आते हैं। इसी के मतलब इसी के ही वो बोल सकते हैं उसके सब पार्ट्स है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू है वो एक टाइम पर मल्टीपल टास्क, जब हम मल्टीटास्किंग की बात करेंगे तो वहां पर टास्क आ जाएगा कि मल्टीपल टास्क यानी कि प्रोसेस जो है रन किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। जो हमारा टास्क है वो थ्रेडिंग से बड़ा होता है। थ्रेडिंग का मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स उनको रन किया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टीटास्क मतलब बड़े बड़े छोटे टास्क। तो मल्टीटास्किंग ये समझ में आया कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास में एक सेकेंडरी डिस्क ड्राइव है, यहाँ पर हमारी मेन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज किया हुआ है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी, प्रोग्राम सी एंड सो ऑन। और उसके बाद में सीपीयू क्या करेगा, एक टाइम पर मल्टीपल चीजें कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये बी को भी सॉल्व कर रहा है, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो हमारा मतलब ये जो बी वाला प्रोग्राम है ये क्या है, सीपीयू में रन कर रहा है। और जो ये ए वाला प्रोग्राम है वो क्या है, उसी टाइम पर क्या कर रहा है, मेमोरी में कुछ राइट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं कर भी रही हूँ कि मेरा जो बी वाला प्रोग्राम है, यानी कि जो मेरा बैक साइड में चल रहा है ओबीएस सॉफ्टवेयर, जो मेरे को हेल्प कर रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं। और मैं यहाँ पे क्या करी, और हमारी जो मीट गूगल मीट चल रही है वो भी क्या है, बैकग्राउंड में चल रही है ना, एक साथ में दोनों चल रहे हैं। और फिर ऊपर से मैं जो पावर पॉइंट है वो भी ओपन करके बैठी हूँ। मतलब मैं तीन मल्टीपल टास्क को एक साथ में परफॉर्म कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पेन मतलब कुछ ना कुछ मतलब लिख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ मेन मेमोरी में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पर दो प्रोग्राम मेरे पैरेलली उसके साथ में साइमल्टेनियसली चल भी रहे हैं और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजों को एक ही सीपीयू के अंदर रन कर सको। अब आप कहोगे कि मैम बैच प्रोग्रामिंग में भी यही हो रहा था, लेकिन उसमें क्या दिक्कत क्या थी कि उसमें सेम टाइम के जो भी सेम टाइप के प्रोग्राम्स थे उनको रन कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क को भी एक साथ में परफॉर्म कर पा रहे हो, कि ओबीएस भी चल रहा है, गूगल मीट भी चल रहा है, और साथ में पावर पॉइंट भी चल रहा है, जिनका कनेक्शन एक साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको चला पा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। आया समझ में? नहीं आया तो यस बताओ, मैम। दोबारा बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद में है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा बना होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ना अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्योंकि एक टाइप का आपने देखा कि एक तरीके का स्ट्रक्चर तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा ना। अगर हम एक ही टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर हम एक ही, जो भी एंड्रॉइड है या फिर हमारे पास विंडोज है, हम उसी से काम चला रहे होते। ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए किस लिए, मतलब क्योंकि उसका कुछ स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ ना कुछ उनके आर्किटेक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, चाहे उनकी स्पीड हो चाहे कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की जो पावर है वो, या इश्यूज कुछ भी स्मॉलर कैसे कर देता है, कोई भी अगर बड़ी प्रॉब्लम है उसको कैसे ब्रेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाने में हमें हेल्प करती है, कि कहाँ पर हमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास ये कुछ टाइप है स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, जैसे है सिंपल स्ट्रक्चर, फिर है मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर, फिर है लेयर्ड स्ट्रक्चर, फिर है मैक्रो कर्नल स्ट्रक्चर, एक्सो कर्नल और वर्चुअल मशीन्स। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल ऐसा बना होता है कि हमारे पास में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर कुछ सिस्टम प्रोग्राम है, फिर डिवाइस ड्राइवर्स है, फिर बायोस डिवाइस ड्राइवर्स है, जो क्या करते हैं, हमें किसी भी सिस्टम को यूज करने में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तभी हम दूसरे सिस्टम का यूज करें, तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, बट इट लेक definition and
is only appropriate for users with tiny and registered system, since the interface and degrees of functionality in the structure are clearly defined. Program are able to access IO routines which may रिजल्ट इन अनऑथराइज एक्सेस टू आईओ प्रोसीजर। कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिंपल स्ट्रक्चर बोले, सिंपल चीजें आसान तो होती हैं। जैसे हम अपना पासवर्ड अगर कभी सिंपल सा लगा देते तो उसको क्रैक करना बहुत आसान होता है। सेम ऐसी अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर हमारी बहुत सारी चीजों के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो वहां पर हमारी जो सिक्योरिटी है वो हमें कम मिलेगी, और हमारे जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आईओ जो रूटीन्स फॉलो होते हैं उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एडवांटेजेस है, बिकॉज ये सिंपल है तो उसकी वजह से ये इसकी एडवांटेज हो जाएगी, बिकॉज देयर आर ओनली अ फ्यू इंटरफेस एंड लेवर इट इज टू डेवलप। कि यहाँ पर जब इसको डेवलप करें, सिंपल चीजें बनाने में तो आसान होती है लेकिन उसके अंदर हम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। जैसे हम सिंपल पासवर्ड तो लगा देते हैं लेकिन उससे हम ये चीज नहीं डिसाइड कर सकते, या ये चीज हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो चीज हमारे लिए क्या है, सिक्योर है, क्योंकि सिंपल पासवर्ड या तो आपका नाम होगा या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो ये अगर हम किसी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारे नाम को इजीली पहचान सकता है, तो वो हमारे पासवर्ड को इजीली क्रैक करके हमारे पर्टिकुलर सिस्टम में कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये इसकी एडवांटेजेस है कि यहाँ पर क्या है, बिकॉज देयर आर ओनली अ फ्यू इंटरफेस, कि यहाँ पर छोटे से कुछ ही इंटरफेस है, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर और बायोस डिवाइस ड्राइवर, तो जिसकी वजह से इसके लेवल्स भी कम है और यहाँ पर सिंपल इसको डेवलप किया जा सकता है। तो ये इसकी एक एडवांटेज है। because there are fewer layer between the hardware and the application, it offers superior performance। अब जब इसकी लेयर्स कम है और आपस में जो भी हमारे डिवाइस ड्राइवर्स है हार्डवेयर के, ठीक है, वो सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा नियर वाइज है, तो उनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बहुत ज्यादा स्पीड में बूस्ट, मतलब इजीली आप कर पाओगे। लेकिन सिर्फ हम यही चीज देखकर किसी डिवाइस को नहीं बना सकते ना, अगर या तो आप सिक्योरिटी भी देखो, क्योंकि मेन चीज तो वही है। अब जब इन सारी चीजों की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा। तो इसकी डिसएडवांटेजेस है, द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेक इफ जस्ट वन यूजर प्रोग्राम मल फंक्शंस। ये जो मल फंक्शन है, यानी कि अगर कोई भी यूजर प्रोग्राम खराब हो जाता है या फिर उसके ऊपर किसी भी तरीके से अटैक कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है ना कि वो उसको सिक्योर कर सके। since the layers are interconnected and in communication with one another, there is no abstraction और data hiding। कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से जो लेयर्स है वो आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन है, यानी कि वो एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पा रही हैं, ठीक है, लेकिन कोई अब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि इसके बीच की अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सबको नहीं दिखानी चाहिए तो उसको हम हाइड कर सके, तो यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, और डेटा हाइडिंग का कुछ ऐसा इशू नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी लेस हो जाती है। और ये कम्युनिकेट तो इजीली कर पा रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ में सिक्योरिटी मैनेज करना इसमें इम्पॉसिबल है। The operating system's operations are accessible to layers which can result in data tampering system failure। कि अब इसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम का जो, मतलब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक्सेसिबल टू लेयर्स, की एक्सेसिबल है लेयर्स के लिए, विच कैन रिजल्ट इन डेटा टैम्परिंग एंड सिस्टम फेलियर। की मतलब उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेटा है वो, जैसे अगर आपको कहीं पे रोकना पड़ गया डेटा या कुछ ऐसा हो गया, तो वहां पर हैवीएस्ट प्रेशर जम जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लेयर्स क्या हो जाएगी, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और वहां पर प्रेशर की वजह से ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा सिस्टम फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो, मैं भी एक सेकेंड, मतलब 1 मिनट में आती हूँ। मोनोलॉथिक स्ट्रक्चर, बस ऐसे रीड आउट करो, मैं भी आ रही हूँ।
पढ़ा। ये हमारा मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर, इसका क्या डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। द मोनोलिथिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन इंक्लूडिंग फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। कि यहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशनल ऑपरेशंस, ठीक है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। फाइल मैनेजमेंट भी करता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, सब कुछ देखता है और डिवाइस को भी मैनेज करता है, और जो ऑपरेशनल ऑपरेशन है, ठीक है, उन सबको भी मैनेज करता है। अब जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो तो आपको पता ही है क्या होता है। जैसे कि अगर आपका माइक है वो खराब हो गया, या फिर अगर माउस है वो खराब हो गया, तो यहाँ पर अगर माइक या माउस या कोई भी ऐसा डिवाइस जो है वो खराब हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उससे रिलेटेड तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है, आता है ना, योर डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड Yes, ma'am. प्रॉपरली। तो ये कौन करेगा? डिवाइस मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा? अगर हमारा स्पेस फुलफिल हो जाता है, या फिर हमारे पर्टिकुलर फाइल का नेम रिपीट हो जाता है, या कोई और मतलब हम फाइल किस तरीके की रख सकते हैं, किस तरीके की फाइल नहीं रख सकते हैं, वो सारी चीजें कौन मैनेज करेगा? हमारा फाइल मैनेजर मैनेज करेगा। कि हमारी फाइल के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं है जो हम नहीं लगा सकते, जैसे कई बार ना स्पेसिफिक सिंबल को नहीं लगाया जा, मतलब नहीं अलाउ करते, कि अगर आप फाइल का नेम लिख रहे हो तो अगर उसके अंदर कोई आपने सिंबल्स लगाए हैं, स्पेशल सिंबल्स, तो उनको आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो कंट्रोल करेगा। या फाइल कितने साइज की होनी चाहिए, क्या है, वो सारी चीजें हमारा फाइल मैनेजमेंट देखेगा। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा? कि हमारे पास में कितनी मेमोरी है, कितनी मेमोरी का मतलब अगर आपने 512 वाला एसएसडी लगाया हुआ है तो उस हिसाब से उसको मैनेज करेगा। अब उसके अंदर भी क्या होगा कि आपने कितने मतलब उसके अलग अलग डिस्क ड्राइवर बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे ए है, बी है, सी और डी ए, ई एफ ऐसे है, ठीक है। उसमें आप कितना मेमोरी कौन से में रखना चाहते हो, कौन सी मेमोरी किस में रखना चाहते हो, वो सारी चीजें आपकी मेमोरी मैनेजमेंट देखेगा। ऑपरेशनल ऑपरेशन, ये आप पर्टिकुलर चीज के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे अगर जो भी आप फंक्शंस देख रहे हो, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो उसको, ये सारे ऑपरेशंस, ठीक है, कैंसिल करना, उसको ओपन करना, ये सब हमारी ऑपरेशनल ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा मैथो मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर है उसका कुछ सिस्टम इस तरीके से बना होता है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन यानी कि जब हम यूज करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन पे ही हम काम करेंगे, यानी कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो वो हमारी लेयर होगी। अब उसके अंदर हमारे पास में ये जो अनप्रिविलेज मोड है, मतलब ये इसके अंदर नहीं आता है, कर्नल के अंदर नहीं आता है, ये सारी चीजें हमारे कर्नल के अंदर होगी, तो प्रिविलेज मोड हम इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारी ये फाइल मैनेज करेगा, नेटवर्क सब सिस्टम्स बनाएगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, प्रोसेस को मैनेज करेगा, ड्राइवर्स को मैनेज करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? मोनोलिथिकल कर्नल है, ठीक है। अब ये क्या है? हार्डवेयर। अब इसकी वजह से अब ये सारी चीजें क्या है, जब ये कंट्रोल करेगा तो ये हार्डवेयर से भी कांटेक्ट करेगा कि भाई ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। अब ये करेगा, ये सारी चीजें कंट्रोल कर पा रहा है, इसके पास में अपना स्पेशल कर्नल है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, हमारे पास सिक्योर होता है। एक ही टाइप का हम सिस्टम मतलब एक ही टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसी की वजह से हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है, जैसे आईओएस, विंडो, मैक। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। बिकॉज लेयरिंग इज अननेसेसरी and the kernel alone is responsible for managing all the operations, it is easy to design and execute। कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लेयर नहीं है, इसके अंदर कर्नल के अंदर ही मल्टीपल जो लेयर्स हैं उनको कंबाइन करके रख दिया गया है, तो वहां पर इसको मैनेज करना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको इजिली डिजाइन कर सकते हैं। Due to the fact that function like memory management, file management, process management, etc. are implemented in the same address area, the monolithical kernel run rather quickly when compared to other systems, utilize the same address speed up and reduce the time requirement
फॉर एड्रेस एलोकेशन फॉर न्यू प्रोसेस। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो हम ये देख रहे हैं ना, फाइल सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ड्राइवर्स, ठीक है, ये सब क्या है देख पा रहे होगे कि ये एक ही मोनोलॉजिकल कर्नल में है। जैसे हम एक ही घर के अंदर रह रहे हैं तो घर में एक दूसरे को बुलाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके लिए आपको किसी को इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले मेरी इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाएगी एंड देन मैं उसको किसी के पास में भेजूंगा। यहाँ पर आप किसी को भी मतलब बोलोगे, सिर्फ बोलोगे तभी आपके पता चल जाएगा आपकी फैमिली मेंबर को कि आप उनसे बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये सब क्या है, एक ही ग्रुप में है, यानी कि एक ही मैनोलॉजिकल कर्नल में है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो टाइम है वो प्रोसेस करने में, चाहे आपको फाइल मतलब फाइल मैनेजर, यानी कि अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है या फिर कुछ उसके अंदर काम करना है तो वो चीज जल्दी जल्दी ओपन हो सकती है और उस पर इजिली आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो जो द monolithical kernel services are interconnected in address space and have an impact on the other. So if any of them malfunctions, the entire system does not well। कि ये सारे क्या है, एक ही कर्नल के अंदर है। तो जैसे हमारे घर में किसी एक पर्सन की तबीयत खराब हो जाती है तो सारे लोग धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। अगर कुछ ऐसी डिजीज है जो क्या है एक दूसरे से फैल रही है तो हो सकता है हमें भी बीमारी हो जाए, जैसे अभी कोरोना वाली सिचुएशन सबने देखी है। या फिर अगर घर में एक भी पर्सन बीमार होता है तो हम सबको ही अच्छा नहीं लगता है कि भाई हमेशा दिन दिन में पूरे टाइम यही ख्याल आता रहता है कि वो बीमार है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं क्या हुआ है, कब ठीक होगा, ये सब कुछ चलते रहता है ना दिमाग में। उसी की तरह यहाँ पर भी अगर आपका एक भी पर्टिकुलर चीज ठीक से वर्क नहीं करेगा तो जिसकी वजह से पूरा इंटायर सिस्टम जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। अब वो जो कोई भी चीज हो सकती है मैल फंक्शन, यानी कि कुछ भी ऐसी बेकार चीज, बेकार चीज का मतलब कुछ भी अनऑथराइज चीज जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने में आपको मदद ना करे बल्कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। इट इज नॉट एडेप्टेबल देयरफॉर लॉन्चिंग अ न्यू सर्विसेज इज डिफिकल्ट। कि अगर इसके अंदर आप कुछ अपडेशन करना चाहते हो, कुछ नई सर्विसेज लेकर आना चाहते हो जो आपने बना कर दे दिया, जैसे कई बार आप कंप्यूटर सिस्टम में देखते हो कि कंप्यूटर सिस्टम में या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जिसके अंदर क्या है हम अपनी चीजों को ना अपने हिसाब से बाद में कुछ अपडेट नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मैनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। क्लियर मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो लेयर स्ट्रक्चर है ये हम बहुत जगह यूज करते हैं। द ओएस इज सेपरेटेड इनटू लेयर और लेवल, चाहे आप इसको लेयर कह दो या फिर लेवल कह दो, बराबर है। इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट लेयर जीरो द लोएस्ट लेयर कंटेन द हार्डवेयर। जो लोअर ये वाली जो लेयर है ये क्या करेगी, हार्डवेयर को कंट्रोल करेगी। एंड जो एन लेयर है वो क्या करेगी, यूजर इंटरफेस यानी कि एप्लीकेशन लेयर को देखेगी। दीज लेयर आर ऑर्गेनाइज हायरार्किकली, ये कुछ इस तरीके से अरेंज की जाती हैं, ठीक है। टॉप पे हमारी क्या रहेगी, जो हम एप्लीकेशन लेयर की बात करें वो, और जो लोअर लेयर है उसमें हमारे हार्डवेयर से किस तरीके से कनेक्शन होगा वो चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा लेयर स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। वर्क ड्यूटीज आर सेपरेटेड since each layer has its own functionality and there is some amount of abstraction। कि यहाँ पर देखो एक लेयर का कलर दूसरी लेयर से अलग है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका काम अलग है, इसीलिए उसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा मतलब स्पेस दे दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के वर्क को नहीं देख पा रहे कि वो क्या कर रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमें अब्स्ट्रक्शन यानी कि सिक्योरिटी देखने को मिल रही है कि एक दूसरे के काम में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अगर लेयर वन कोई काम कर रही है तो लेयर एन जो है उससे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है कि भाई तू क्या काम कर रही हो मैं तेरे को साफ साफ देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो लेयर स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास लेयर्स आपस में कम्युनिकेट तो कर पाती है लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन उसको नहीं देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वो अब्स्ट्रैक्ट रह जाता है, कुछ फंक्शनैलिटी है जो छुपी हुई होती है एक दूसरे से। डिबगिंग इज सिंपलर बिकॉज द लोअर लेयर आर
एग्जामिन फर्स्ट की जो लोअर लेयर है उसको सबसे पहले देखा जाएगा, और जो टॉप लेयर है उसको हम बाद में देखेंगे, जिसकी वजह से डीबगिंग जो है वो यहाँ पर हो पाती है। अब उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। परफॉर्मेंस इज कॉम्प्रोमाइज इन लेयर स्ट्रक्चर ड्यू टू लेयरिंग। अब वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर जो लेयरिंग वाली चीजें हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर लेयर वन काम नहीं कर रही है तो लेयर टू काम नहीं करेगी, लेयर टू काम नहीं कर रही है तो लेयर थ्री काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फंक्शनैलिटी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो एक अलग चीज है, क्योंकि सिक्योरिटी मिलेगी उससे, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही हैं। ठीक है, अगर लेयर वन ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो लेयर टू के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो हम एग्जाम में जाके बिल्कुल खराबी करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की डिपेंडेंसी रहती है। तो अगर लेयर वन काम नहीं करेगी जिसकी वजह से जो हमारा काम है वो थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो जाएगी। Construction of the layers required careful design because upper layer only make use of lower layer कैपेबिलिटीज। कि यहाँ पर जो अपर लेयर्स है वो क्या है, लोअर लेयर की कैपेबिलिटीज को यूज करे कि भाई उसके अंदर क्या है, उसी के बेसिस पे आगे वो काम अपना परफॉर्म कर सकती है। पर एक लेयर दूसरी लेयर से थोड़ी सी हाईएस्ट होनी चाहिए, तभी वो उसको समझ पाएगी कि ये क्या कहना चाहती थी, क्या बताना चाह रही है। ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर समझ में आया? हाँ जी मैम। ठीक है, अभी हमने तीन स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ा था जो सबसे आसान था। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ना कोई सिक्योरिटी थी और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी, बिकॉज सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे और हमारा काम इजीली हो पाता था। अब इसके अंदर मोनोइड्स में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, क्योंकि कर्नल बीच में आ गया। अब कर्नल की वजह से यहाँ पर अब सारी चीजें एक ही साथ में हैं, काम करना आसान है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन इजीली हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें अच्छी सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हमारा ड्रॉबैक ये है कि अगर एक चीज खराब हो जाएगी तो दूसरे पे इसका असर पड़ेगा। उसके बाद लेयर स्ट्रक्चर पढ़ा, लेयर्स की वजह से हमारे पास में यहाँ परफॉर्मेंस में डिले हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट लेयर होने की वजह से हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर उसकी फंक्शनैलिटी और जो भी वो काम करेगी वो सब क्या है, एक दूसरे से छुपी रहेगी। उसके बाद है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। जो माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखो, इसमें जो कर्नल था वो एक ही बना हुआ था, उसके अंदर इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में माइक्रो कर्नल है इसके अंदर हमने क्या किया, छोटे छोटे कर्नल्स बना दिए जो अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर, the operating system is created using a microkernel framework that strips the kernel of any unnecessary parts. System and user application are used to implement these optional kernel components. So microkernels is the name given to these systems that have been developed। यहाँ पर ये छोटे छोटे कर्नल्स है ना, उनको क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रो कर्नल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लेयर के बाद में हमारे एप्लीकेशन आईपीएस है, डिवाइस ड्राइवर है, यूनिक्स सर्वर है, फाइल सर्वर है। अब ये क्या है, किसी भी बेसिक आईपीएस या फिर वर्चुअल मेमोरी शेड्यूल की हेल्प से काम करेंगे कि भाई पहले किसको पार्ट, क्योंकि देखो अगर ये काम साथ में करे इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधा जाके जो हमारा सीपीयू है उसको एक साथ में मतलब कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा कि भाई कब कौन सा जो एप्लीकेशन है पहले वो काम करेगा, फिर डिवाइस ड्राइवर काम करेगा। अगर मैंने सारा जो प्रेफरेंस है वो एप्लीकेशन आईपीएस को दे दिया तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उनका जो काम करने का स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर स्टार्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसकी वजह से हम यहाँ पर शेड्यूलिंग करेंगे। अब शेड्यूलिंग भी बहुत टाइप की होती है, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, वो मैं बताऊंगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी शेड्यूलिंग है वर्चुअल मेमोरी के ऊपर इसमें शेड्यूलिंग लगाई जाएगी कि हमें कब किसको काम करने के लिए अनुमति देनी है, कि कौन कब काम कर सकता है। और उसके बाद में हमारा हार्डवेयर होता है जो इनको समझाता है, मतलब जो ये हम कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पर वो चीजें क्या है हार्डवेयर में जाती है, एंड देन हम हार्डवेयर को समझा पाते हैं कि हमें क्या करना है एक्चुअली। और उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले है इट एनेबल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है,
इट इनेबल पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस प्लेटफॉर्म। कि यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें, जैसे डिवाइस ड्राइवर है, यूनिक्स सर्वर्स है, फाइल सर्वर है। अगर हमारा डिवाइस ड्राइवर खराब हो रहा है तो उसको दूसरा चेंज कर लो, क्योंकि ये पोर्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करे। ड्यू टू द आइसोलेशन ऑफ ईच माइक्रो कर्नल इट इज रिलायबल एंड सिक्योर। अब यहाँ पर जो, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हमने ऑफिस के अंदर सारे स्टाफ अलग अलग कर दिया, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट अलग कर दिया, एकेडमिक डिपार्टमेंट अलग कर दिया, और जो रिसेप्शनिस्ट है उसको अलग कर दिया, या फिर लाइब्रेरी को अलग कर दिया, तो मतलब यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स बन गए। अब उसके अंदर हमने एक एक जने को भेज दिया, तो वहां पर हमारी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं है। जो एडमिशन वाला है वो एकेडमिक में क्यों जाएगा, जो एकेडमिक वाला है वो एडमिशन में नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। द रिड्यूस साइज ऑफ माइक्रो कर्नल अलाउ द सक्सेसफुल टेस्टिंग। कि यहाँ पर जो इसका साइज जो है कर्नल का, वो क्या कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आप टेस्टिंग जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हो। The remaining operating system remains unaffected and keep running properly even if the component of माइक्रो कर्नल फेल। कि अगर यहाँ पर फाइल सर्वर खराब हो जा रहा है तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो लोग अपना काम इजीली करेंगे, ठीक है। अगर उनको फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है उस पर कोई फर्क पड़े, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय द इंक्रीज इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जब उनको क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट घर में शिफ्ट कर दिया, जैसे अगर पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा मोनोलिथिकल में, अब यहाँ पर क्या हो गई, हमारी न्यूक्लियर फैमिली बन गई, जिसकी वजह से हमारे जो कर्नल्स है वो अलग अलग हो गए। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा। अगर फोन में पैसा नहीं है तो फोन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन की दिक्कत आएगी, क्योंकि इन सबको हमने अलग अलग जगह पे फिक्स कर दिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड। इसको बनाना जो है हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं आ रही है? चलो आ गया, कुछ बोलते ही नहीं तो मैं क्या समझू, बताओ। उसके बाद है एक्सो कर्नल। An operating system called exokernel was created at MIT with the goal of offering application level management of hardware resources. The exokernel architecture goal is to enable application specific customization by separating resource management from protection. Exokernel size tends to be minimal due to the limited ऑपरेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो, जो एक्सो कर्नल है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कस्टमाइज किया जाता है, जैसे जिस हिसाब का उसका काम होगा उस हिसाब से उसको बनाया जाता है, एंड देन उसका सिर्फ वही काम होता है, एक्स्ट्रा वो नहीं करता है। इसीलिए इसको एक्सो कर्नल बोलते हैं। मतलब ये हमारे से थोड़ा सा अलग रहता है कि स्पेसिफिक किसी चीज के लिए बनाया जाएगा। अगर आपको काम कराना है तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको मतलब इंक्लूड करा सकते हो। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इज इनहेंस बाय इट, कि जब हमें स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए बनाया जा रही है वो चीज, तो वहां पर क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी। एक्यूरेट रिसोर्स एलोकेटेड एंड रिवोकेशन इनेबल्स मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। की जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको हम इजीली और अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टेस्टेड एंड डेवलप मोर इजीली। कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम टेस्ट और आसानी से बना सकते हैं। एवरी यूजर स्पेस प्रोग्राम इज परमिटेड टू यूटिलाइज इट्स ऑन कस्टमाइज मेमोरी मैनेजमेंट। की जो भी आपका यहाँ पर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे तो वो अपने हिसाब से बनाया गया है, तो जिसके हिसाब से उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, तो उस हिसाब से ही वो अपने मेमोरी को मैनेज कर सकता है कि आपको किसका कितना मेमोरी किसको देना है। उसके बाद में इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अ डिक्लाइन इन कंसिस्टेंसी,
मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि आप इसको स्पेसिफिक चीज के लिए बना रहे हो। अब वो स्पेसिफिक चीज क्या है हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पता ना, पहले कुछ और क्या, फिर उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है वो मैनेज नहीं हो पाती है। ठीक है। एक्सोकर्नल इंटरफेस हैव अ कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। अब ये स्पेसिफिक किसी चीज के लिए बनाया गया है तो सिर्फ उसी के लिए उसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा, लेकिन इसका आर्किटेक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब उसके बाद में वर्चुअल मशीन, a hardware or our personal computer include the CPU, disk driver, RAM and NIC यानी कि network interface card is abstracted by a virtual machine into a variety of various execution contexts because our needs given us the impression that each execution environment is a separate computer. A virtual box इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। जैसे अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हो तो अभी आप अपने मदरबोर्ड को देखने की कोशिश भी करोगे ना खोल के इसको, तो आपको तब भी नहीं पता लगेगा कि इसमें रैम कहाँ पे लगी है। वैसे पता लगेगा अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तो। डिस्क ड्राइवर क्या है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, ऊपर से उसको क्या है कवर कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी वर्किंग आप कभी नहीं देख पाओगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी जो हम वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं ये हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस, ड्यू टू टोटल आइसोलेशन के दूसरे एक दूसरे पर रत्ती भर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिटवीन ईच वर्चुअल मशीन एंड एवरी अदर वर्चुअल मशीन देयर इज नो इशू विद सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का कोई इशू यहाँ पर है ही नहीं। अ वर्चुअल मशीन में ऑफर एन आर्किटेक्चर फॉर द इंस्ट्रक्शंस एट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एक्चुअल कंप्यूटर। सिंपली a virtual machine may offer an architecture for the instruction set that is different from that ऑफ एक्चुअल कंप्यूटर। कि जो एक्चुअल कंप्यूटर है उससे ये क्या करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक दूसरे से थोड़ी सी अलग होंगी, बिकॉज इनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। जैसे अगर आप लिनोवो का कंप्यूटर लेकर आ रहे हो और एचपी का कंप्यूटर लेकर आ रहे हो तो इनकी अगर वर्किंग प्रोसेस देखने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे से अलग तरीके से बनी हुई है। ठीक है, इनका आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन करके अगर कोशिश भी करेंगे इनको चेक करने की तो वो हम नहीं कर पाएंगे। सिंपल अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिकवरी जो है वो इसके अंदर आप कर सकते हो। अब इसी के बेसिस पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड, ऑपरेटिंग न्यूमरस वर्चुअल मशीन साइमल्टेनियसली ऑन द होस्ट कंप्यूटर मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वन ऑफ देम। कि यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास में अगर आप एक ऑफिस में काम करें और वहां पर एक वर्क स्टेशन लगा हुआ है और मल्टीपल कंप्यूटर उसके साथ में जुड़े हुए हैं तो एक लिमिट तक ही वो काम कर पाएंगे। अगर उससे लिमिट्स को आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो वहां पर क्या होगी, हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा जो वर्क स्टेशन होगा वो एक लिमिट के बाद में उसको झेल नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या फिर उसके अंदर आप मेमोरी कह लो तो वो क्या होगी एक लिमिट तक ही होगी। अगर उसे ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, जिसकी वजह से उन सब में दिक्कत आएगी। व्हेन इट इज कम टू हार्डवेयर एक्सेस, वर्चुअल कंप्यूटर आर लेस इफेक्टिव देन फिजिकल वंस। जो फिजिकल वंस है उनसे क्या होता है ये थोड़े से लेस अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, कुशल होते हैं काम करने में। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ा है उतना समझ में आया है?